नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। राम मंदिर का श्रेय नरेंद्र मोदी को 2024 में भी आएगी बीजेपी, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का दावा। 1500 तबला वादकों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। एक्शन में सरकार 13 दिन में पूरी कर दी मोदी की 3 गारंटी। अब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की तैयारी। 60,000 महिलाओं का शंखनाद। शंकराचार्य की मौजूदगी में भगवा हुआ कोलकाता। गीता के महापाठ के बने 3 विश्व रिकॉर्ड। DSSSB में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 4214 पदों पर भर्ती। जानेंगे योग्यता और सैलरी। बेटियों का नाम जूते पर लिखकर मैदान पर उतरे उस्मान ख्वाजा। ICC को यूं दिया करारा जवाब। खबरें विस्तार से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का श्रेय जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी को दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। जगत गुरु ने कहा है कि 2024 में बीजेपी ही आएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की हर सनातनी की इच्छा 22 जनवरी को पूरी हो रही है। इसमें केंद्र सरकार ने सहायता की है। उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर हमला बोला है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। जब 3 नदियां मिलती है तब प्रयागराज बनता है। उसी तरह भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने आंदोलन किया, साधु संतों ने भी आंदोलन किया है। केंद्र ने सहायता दी। इस तरह से मंदिर निर्माण का संगम हुआ है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी पर जगत गुरु ने कहा कि अयोध्या का काम पूरा हो गया है, अब काशी और मथुरा बाकी है। कोर्ट में भी हिंदुओं के साथ न्याय होगा। कोर्ट कहेगा तो हम काशी मथुरा को लेकर रहेंगे। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि भगवान राम है ही नहीं। उन्होंने तो अयोध्या में ताले खुलवाने को लेकर महाराज ने कहा, राजीव गांधी के ताला खुलवाने से क्या होता है, हमें तो मंदिर चाहिए था, वो लॉलीपॉप था। इस दौरान महाराज ने बाला साहेब ठाकरे की तारीफ की और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान इतिहास रचा गया और अनोखा रिकॉर्ड बना। समारोह के दौरान 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में ग्वालियर का नाम अंकित करवाया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर तबला दिवस के रूप में यादगार होगा। संगीत समारोह में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। संगीत की नगरी के नाम से विश्व में विख्यात ग्वालियर ने 25 दिसंबर 2023 को एक और पन्ना इतिहास की किताब में अपने नाम करवा लिया, जब ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर 1500 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। इस अनोखे कार्यक्रम को नाम दिया गया ताल दरबार। सुर सम्राट की जन्मस्थली के नाम से जाना जाने वाला ग्वालियर शहर एक बार फिर से विश्व पटल पर अपने नाम एक रिकॉर्ड काम करने में कामयाब रहा। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर तानसेन समारोह के दौरान एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन को ताल दरबार का नाम दिया गया, जिसमें 1500 से भी अधिक तबला वादकों ने एक साथ अपनी प्रस्तुति देकर इस दिन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इस दौरान पूरे 20 मिनट तक ग्वालियर का ऐतिहासिक दूर तबला की अविस्मरणीय
अविस्मरणीय थाप से गूंजता रहा, जैसे सुनने के लिए ग्वालियर अथवा देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आए थे, जिनमें मुख्य अतिथि प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी प्रथम पंक्ति में शामिल थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आए। इस समारोह में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला दिन है। आज ग्वालियर की धरा पर 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन की प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और हमने कोशिश की है कि इस दिन को स्वर्णिम बनाने के लिए आने वाले समय में 25 दिसंबर तबला दिवस के रूप में सरकार मनाएगी। और इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सभी के साथ में यहाँ पर सम्मिलित हुआ और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह दिन हम सभी के लिए स्मरणीय रहे और एक बार फिर सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। कोटबल है कि ग्वालियर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह इसलिए विकास है क्योंकि यह समारोह की कड़ी में 99 संस्करण है। इसके बाद यह समझ शताब्दी वर्ष के लिए आगे बढ़ जाएगा। इस समारोह में विशेष आयोजन तबला दरबार का किया गया था, जिसके लिए देश भर के दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के लगभग 50 से लगभग 1500 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला का एक साथ प्रदर्शन किया, जिसे गिनीज वर्ल्ड और बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार एक्शन में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 दिनों में मोदी की 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है। राज्य में धान किसानों के 2 साल के बकाया बोनस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब महतारी वंदन योजना पर फोकस होगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगी है। सोमवार को विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री साय ने अभनपुर के ग्राम बेंद्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदेंगे। जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान की खरीदी अवधि भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान का वादा किया था और इसे अटल बिहारी की जयंती सुशासन दिवस पर पूरा कर दिया गया है। हमारी कथनी करनी समान है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मोदी की गारंटी पर भरोसा किया गया है। किसानों के बैंक खाते में बोनस की राशि पहुंच गई है। कई किसानों को तो 2 लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादा किया था वे सभी वादे पूरे किए हैं। पहली गारंटी 18 लाख आवास की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी। इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा जो पिछले 5 सालों में आवास से वंचित रहे हैं। मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वादा हमने किया है सभी वादे 5 साल के अंतर्गत पूरे करेंगे। दूसरी गारंटी धान खरीदी का दायरा बढ़ाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की दूसरी गारंटी को भी पूरा कर दिया है। राज्य में अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदी की जा रही है। वही धान के लिए इस बार किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब इन गारंटियों पर फोकस की बात करें तो सीएम ने कहा कि हमने वादा किया है कि जो विवाहित महिला है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देंगे। इसके लिए भी अपने अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कार्ड धारी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 1 साल में 10,000 रुपए देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के 1 लाख रिक्त पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तेंदुपत्ता को हरा सोना कहते हैं। हमारी सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी। इसके साथ ही संग्राहकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए की जगह
10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अब बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेने, खेत बेचने की जरूरत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड मैदान में गीता जयंती के मौके पर 3 विश्व रिकॉर्ड बने। 60,000 महिलाओं ने एक साथ शंखनाद के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भगवत गीता का सामूहिक पाठ किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश के संत भी जुटे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गीता जयंती के मौके पर ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड अद्भुत क्षण का गवाह बना। एक साथ करीब 1.25 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। सामूहिक गीता पाठ के कार्यक्रम में 60,000 महिलाओं ने एक साथ शंखनाद किया और इसके बाद शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती की मौजूदगी में भगवत गीता का पाठ हुआ। इस कार्यक्रम को लोक्यो कंठे गीता पाठ नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और दुनिया भर से 300 से अधिक कोलकाता लोग पहुंचे। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद और मोतीलाल भारत तीर्थ सेवा मिशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 1.30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम के दौरान 60,000 महिलाओं ने जब शंखनाद किया तो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्राचीन कोलकाता की यादें ताज़ा हो गई। अभी तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ गीता पाठ नहीं किया था, ना ही एक साथ इतनी संख्या में महिलाओं ने कभी शंखनाद किया था। आयोजकों के अनुसार गीता पाठ के साथ कार्यक्रमों में 3 विश्व रिकॉर्ड बने। पहला विश्व रिकॉर्ड इतनी बड़ी संख्या में गीता पाठ करने के लिए दर्ज हुआ, तो वही दूसरा विश्व रिकॉर्ड, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इतनी बड़ी संख्या में शंखनाद के लिए बना। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बांग्ला कवि काजी नजरुल इस्लाम के गीत के सामूहिक गायन के लिए दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के इस महागीता पाठ के कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने लिखा था कि गीता जीवन की चुनौतियों से निपटने में आपके हाथ में मौजूदा एक सूत्र के रूप में भी काम करती है। गीता के श्लोकों को मानवता का हर मर्म समाहित है, जो सदैव कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गीता जयंती की मेरे सभी परिवारजनों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। पीएम मोदी को इस कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया था, हालांकि वे नहीं पहुंच पाए। हालांकि गीता पाठ के इस कार्यक्रम पर राजनीति देखने को मिली। बीजेपी ने इस आयोजन में जहां भाग लिया तो वहीं टीएमसी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहने वाले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने गीता पाठ में महाआयोजन के कार्यक्रम के बारे में लिखा कि इस आयोजन ने 18वीं शताब्दी से हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन की भूमि के रूप में बंगाल की समृद्ध विरासत की याद दिला दी। मालवीय ने लिखा कि 1892 में हिंदुत्व पर पहला ग्रंथ चंद्रनाथ बसु द्वारा लिखा गया था। इसे हिंदुत्व कहा गया। 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने भगवा वस्त्र पहने एक महिला की भारत माता नामक अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग के साथ भारत माता की अवधारणा को आकार दिया। आगे और चीजों को याद करते उन्होंने लिखा कि बंगाल में परंपरा कायम है। DSSSB भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक हो और योग्य है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तारीख पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का लिंक वेबसाइट पर दिया जाएगा। DSSSB भर्ती 2024 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक भर्ती के जरिए 4,214 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। भर्ती के जरिए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट टीचर, पीजीटी, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर नियुक्तियां होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जनवरी 2024 से शुरू होगा। वही इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 7 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती के लिए आवेदन निर्धारित तारीख तक कर दें, क्योंकि इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी महिलाओं के लिए
लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। अभ्यर्थी शुल्क आदि से जुड़ी अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा अलग अलग है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन में आयु सीमा से जुड़ी डिटेल्स चेक कर ले। चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के बाद किया जाएगा। अधिक जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है ज़रूरत, तो 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। भर्ती के लिए कैसे कर सकते हैं आप आवेदन, उसकी हम बात करें तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद भर्ती लिंक पर क्लिक करें, पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद फॉर्म भरें और फीस भरें। इसके बाद फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें। पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा पिछले कुछ समय से लेकर विवादों में बने हुए हैं। उन्होंने पहले टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में काली पट्टी पहनी थी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और पाकिस्तान इस वक्त 3 मैच की रोमांचक टेस्ट सीरीज में एक दूसरे से लोहा ले रही है। सीरीज का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था, वहीं दूसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा इस सीरीज में अब तक काफी ज्यादा विवाद में रहे। उस्मान पहले टेस्ट में बिना आईसीसी की इजाजत के लिए फिलिस्तीन के सपोर्ट में काली पट्टी पहनकर उतरे थे। वहीं अब दूसरे टेस्ट में भी ख्वाजा अपने जूतों को लेकर चर्चा में आए हैं। दरअसल दूसरे टेस्ट में उस्मान ख्वाजा जूतों पर बच्चों का नाम लिखकर उतरे। उनके जूतों की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेज से वायरल हो रही है। बता दें कि दूसरे टेस्ट से पहले उस्मान ख्वाजा ने आईसीसी से अपने बैट पर इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध से जुड़े किसी तरह का मैसेज लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उस्मान को ऐसा करने से मना कर दिया था। हालांकि ऐसा करने पर उस्मान अब अपने बच्चों के नाम जूतों पर लिखवाकर मैदान में उतरे। ख्वाजा ने इस चीज के लिए भी आईसीसी से परमिशन नहीं ली थी। इसके अलावा बात करें दूसरे टेस्ट की तो मेलबर्न में आज यानी 26 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी हुई। डेविड 38 रन बनाकर आउट हो गए थे, वहीं उस्मान ख्वाजा ने 5 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। हालांकि इसके बाद मैच थोड़ी देर के लिए बारिश के चलते रुक गई। 45 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 118 रन है। पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान बुकिंग में 8% की तेजी आई है, लेकिन कई बड़े शहरों के बीच हवाई यात्रा का टिकट दुगना हो चुका है। इंटरनेशनल रूट्स पर भी हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल खत्म होने पे अब कुछ ही दिन बचे हैं। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण खासकर मेट्रो शहरों में हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी हुई है। ट्रैवल प्लानिंग और बुकिंग वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले बुकिंग रिक्वेस्ट में 8% की तेजी आई है। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे जैसे बड़े शहरों के बीच हवाई किराए में 50% की तेजी आई है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु से मुंबई का टिकट करीब 9,000 रुपए से मिल रहा है, जबकि सामान्य दिनों में यह 3,000 से 5,000 रुपए रहता है। इसी तरह दिल्ली और बेंगलुरु के बीच सबसे सस्ता हवाई टिकट 14,000 से 15,000 रुपए का है। क्लियर ट्रिप में एयर कैटेगरी के वाइस प्रेसिडेंट गौरव पटवारी ने कहा कि इंडस्ट्री के लिए हॉलिडे सीजन बेहतर दिख रहा है। एयर एंड सीजन बुकिंग्स में 8% की तेजी आई है। बेंगलुरु से ज्यादातर लोग नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे और लखनऊ जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर, कोलंबो और माले टॉप डेस्टिनेशन है। बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण घरेलू और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए हवाई टिकट की कीमत में काफ़ी तेजी आई है।
क्लब कल्चर वाले शहर और आउटबीट डेस्टिनेशन की ज़्यादा डिमांड है, लेकिन चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए किरायों में कोई बदलाव नहीं आया है। इजी माई ट्रिप के सीईओ निशांत पट्टी ने कहा है कि हवाई किराया पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु और दूसरे कई डोमेस्टिक रूट पर 24 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 के बीच किराए में 50% तक की तेजी आई है। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए किराया लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच नई दिल्ली समेत कई शहरों में कोहरा बढ़ने से कई उड़ानें प्रभावित हुई है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी उम्मीद से कमतर साबित हुई और ये पठान और जवान की तुलना में काफी पीछे रही। फिल्म ने पहले सोमवार को प्रभास की सालार से आधी कमाई की। डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की हम बात करें तो फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। शाहरुख खान फिल्म डंकी पिछले दिनों 21 दिसंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। हालांकि ये फिल्म उनकी पिछली फिल्मों पठान और जवान की तुलना में कमतर साबित हुई है। फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से कम रही। वैसे फिल्म रिलीज से पहले तक जानकार ऐसा मानकर चल रहे थे कि शाहरुख खान की ये फिल्म उनकी सारी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड धोकर रख देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहरुख खान की पठान ने जहां 57 करोड़ की ओपनिंग की थी, वही जवान ने 75 करोड़ की ओपनिंग कर धुआं उड़ा दिया था, लेकिन डंकी इन दोनों फिल्मों से काफी पीछे रह गई। डंकी ने पहले दिन केवल 29.2 करोड़ की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की। वही पहले सोमवार का कलेक्शन शुक्रवार से भी अधिक रहा। शाहरुख खान की साल 2023 की मोस्ट एवरेट फिल्मों में से एक थी डंकी और इस फिल्म में पहली बार उन्हें निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ काम करने का मौका मिला। उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म धमाकेदार रह सकती है, लेकिन अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में ये एवरेज साबित हुई। इस वक्त डंकी को सबसे अधिक नुकसान प्रभास की फिल्म सालार से हो रहा है। सालार शाहरुख खान की डंकी के ठीक ठाक एक दिन बाद रिलीज हुई थी, लेकिन केवल 4 दिनों में ही ये फिल्म 251.60 करोड़ रुपए कमा चुकी है। वही डंकी ने 5 दिनों में केवल 128.13 करोड़ रुपए की कमाई की है। शाहरुख खान की डंकी ने पहले सोमवार में जितनी कमाई की वो आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की डंकी ने पहले सोमवार को 22.50 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो सालार के सोमवार के कलेक्शन की तुलना में साफ आधी है। डंकी ने वर्ल्ड वाइड की 200 करोड़ से अधिक कमाई। डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 230 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वही 4 दिनों में इसने 206 करोड़ रुपए की कमाई की है। राजकुमार हिरानी निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी सहित कई शानदार कलाकार अहम भूमिका में दिख रहे हैं। बता दें कि फिल्म 4 ऐसे दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाने का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना उन्हें मुश्किल रास्ते से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचा देती है जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं था। इजराइल के पीएम और सैन्य अधिकारी लगातार हमास के खात्मे की कसम खा रहे हैं। हाल ही में ये बात सामने आई है कि मिस्र में सीज फायर समझौते पर चर्चा हो रही है। इसी बीच नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका अभी लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं है। वहीं इजरायली सेना ने भी गाजा में अपने हमलों में तेजी दिखाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। नेतन्याहू ने सोमवार को उन मीडिया अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उनकी सरकार गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई को रोक सकती है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, हम रुक नहीं रहे हैं बल्कि लड़ना जारी रख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लड़ाई तेज करेंगे और ये भी साफ है कि ये जंग लंबी चलेगी। हाल फिलहाल में यह युद्ध खत्म होने के करीब नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका और ईरान गठबंधन वाली सेनाओं के एक दूसरे पर हमला करने से संघर्ष फैलने की चिंताओं के बीच युद्ध विराम के वैश्विक आह्वान को खारिज कर दिया गया है। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों से मिलने के बाद नेतन्याहू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। हम अब सैन्य दबाव डाले बिना इजराइल हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में सफल नहीं होंगे।
जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते हम नहीं रुकेंगे। इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। नेतन्याहू ने मानी है कि युद्ध में भारी नुकसान की बात। इससे एक दिन पहले इजरायली पीएम ने कहा था कि गाजा का युद्ध हमसे बहुत भारी कीमत वसूल रहा है। हमारे सैनिकों की गाजा में लगातार जान जा रही है, लेकिन हमारे पास लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमास पर पूरी तरह से जीत हासिल करने के तक हम गाजा में लड़ेंगे। अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसमें हम सफलता हासिल करने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन में शांति के लिए 3 पॉइंट का फॉर्मूला भी रखा है। उन्होंने कहा है कि हमास को खत्म किए जाने के अलावा भी 2 और बातें क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी कही है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का खात्मा सबसे पहले है। हमास के खात्मे के बाद दूसरा काम गाजा और विसैनिकृत किया जाना है। इसके बाद तीसरे चरण में फिलिस्तीनी समाज को कट्टरपंथ से मुक्त किया जाना शामिल है। इजरायली पीएम का कहना है कि इन 3 कामों के किए बिना गाजा में शांति नहीं लाई जा सकती। आज वीर बाल दिवस के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारा देश गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश वीर बाल दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज भारत मंडपम में पहुंचे। यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस भारतीय की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि वीर बालक दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बालक दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहिबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान करतूतों से सीखेगी। गुलामी की मानसिकता से आगे निकल रहा है देश। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि आज का भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। आज देश वीरों साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है और उनसे प्रेरणा ले रहा है। आज़ादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को ही देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के तौर पर मनाया था। अब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर कथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 25 साल अहम है। इस दौरान पीएम मोदी ने युवा शक्ति के अवसरों के बारे में भी कुछ खास कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत का युवा किसी भी क्षेत्र में समाज में पैदा हुआ हो, उसके सपने असीम हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट विजन है, स्पष्ट नीति है और नीयत में कोई खोट नहीं है। वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी समेत सिख संगत उपस्थित रहे। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति दी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाले सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज़ के साथ।